नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने सीरियल किलर्स की श्रृंखला का एक और अपराध और उससे संबंधित अपराधी के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज की सीरियल किलर की घटना बताने से पहले, उसको शुरू करने से पहले, कल अजमेर की दरगाह के चिश्तियों की 300 बच्चियों के साथ अपहरण और बलात्कार की घटना के बारे में आज सुबह मुझे बहुत ढेर सारी मेल्स मिली, बहुत ढेर सारे कमेंट कल के एपिसोड में कमेंट बॉक्स में पड़े हुए भी मिले। एक मेल में, जिन्होंने बाद में दिन में मुझे कॉल भी किया था, श्री संतोष गुप्ता, जिन्होंने 15 मई 1992 को इस दुराचार से संबंधित खबर छापी थी। पहली खबर को तो लोगों ने खारिज कर दिया। दूसरी खबर में उन्होंने तमाम ऐसी लड़कियों की तस्वीर, साथ में वो जो बदमाश थे, जो गुंडे थे, जो बलात्कारी थे, जो अपहरणकर्ता थे, उनके साथ की ब्लैकमेल करने वाली तस्वीरें उन्होंने अपने अखबार में एक पूरे पन्ने में छापी थी। आप इसका अंदाजा इससे लगाएं कि अखबार में छपी एक फोटो को, जिसमें चेहरा ब्लर किया गया है, कम्युनिटी में कल पोस्ट किया था, जिसमें बीच में एक नग्न लड़की बैठी है, उसके अगल बगल 2 लोग बैठे हुए हैं, दोनों ही चिश्ती परिवार के थे और उसके साथ खराब हरकत कर रहे थे। श्री संतोष गुप्ता, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और बाद में इनके अखबार दैनिक नवज्योति के संपादक की हत्या भी कर दी गई। अखबार छोड़ने के बाद श्री संतोष गुप्ता अजमेर के एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल में पीआरओ का काम, जनसंपर्क अधिकारी का काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले तक कर रहे थे, अब का स्टेटस नहीं पता। उनसे संबंधित कई खबरें मेल में मुझे प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि 1992 में 15 मई को जो उन्होंने खबर छापी, जिसके बाद कोहराम मच गया, 18 मई 92 से 3 दिन का अजमेर बंद रखा गया। श्री पाटनी जब विवेचना अधिकारी बनाए गए, एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर से भेजे गए अजमेर, उन्होंने भी सबसे पहले श्री संतोष गुप्ता से ही संपर्क किया और उनसे वो फोटोग्राफ प्राप्त की, फोटोग्राफ के स्रोत का पता किया और जो कलर्ड लैब वाला मालिक था पुरुषोत्तम, उसको गिरफ्तार किया। श्री संतोष गुप्ता बताते हैं कि ये सब जब साल 2 साल चलता रहा, हल्ला गुल्ला मचता रहा, इस बीच में अजमेर की लड़कियों के शादी के प्रस्ताव जहां जहां आते थे, लोग यानी लड़के वाले सबसे पहले ये पूछते थे कि आपकी लड़की सोफिया या सावित्री की पढ़ी तो नहीं है, और किन्हीं किन्हीं रिश्तों में बच्चियों के हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगे जाने लगे, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सोफिया या सावित्री स्कूल की पढ़ी तो नहीं है। उसके बाद की बात जो उन्होंने बताई है, जो अखबारों की तमाम कटिंग भेजी गई है, वो और खराब है। ऐसे लड़के वाले या उनके परिजन अखबार के दफ्तर जाकर संतोष गुप्ता से ये रिक्वेस्ट करते थे कि आप प्लीज़ लिस्ट देखकर या सारी फोटो हमें दिखा दें कि इस लड़की का या इस लड़की के साथ भी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ये लड़की खराब तो नहीं है। ये शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे ऐसी लड़कियों के लिए जिनकी शादी का प्रस्ताव कहीं गया था।
श्री संतोष गुप्ता इससे बहुत व्यथित हुए। उन्होंने आगे लिखा है कि एक एक दिन में कभी कभी 5-5, 7-7 लोग इस तरह के आ जाते थे, महिलाएं वर पक्ष की या पुरुष, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके पास जो फोटोग्राफ्स हैं या पुलिस ने जो फोटोग्राफ पुरुषोत्तम के कलर लैब से बरामद किए हैं उनमें इस लड़की का नाम या फोटो तो नहीं है। सामाजिक ताना बाना इस कदर खराब हो गया। अजमेर की लड़कियों की शादी होनी मुश्किल हो गई। इसी परेशानी से और ये सिलसिला कई साल चला। अगर मान लिया घर वालों ने बताया कि नहीं ये सावित्री या सोफिया की पढ़ी नहीं है, तो भी वो दफ्तर में जाकर ये जानने की कोशिश करते थे कि कृपा करके हमें वो फोटोग्राफ्स दिखा दें। दोनों स्कूलों की रेपुटेशन इतनी खराब हो गई। एक तो उसी समय दोनों स्कूलों ने अपने गर्ल्स हॉस्टल बंद कर दिए, जो आज भी बंद हैं। उसके बाद एक एक करके आने वाले सालों में जो पढ़ रही थी लड़कियां, उनके नाम कटा के लोग दूसरे स्कूल में ले गए और नए लोग यानी नई बच्चियां एडमिशन के लिए आना बंद हो गई। दोनों अजमेर के सबसे रिप्यूटेड स्कूल और दोनों के बंद होने की नौबत आ गई। बच्चे ही नहीं आ रहे थे, टीचर्स का खर्चा कैसे चलेगा, स्कूल के मेंटेनेंस का खर्चा कहाँ से आएगा। ऐसी रेपुटेशन इन दोनों की खराब हो गई। उस समय की वो दोनों रेस्टोरेंट, 2 ही रेस्टोरेंट थे उस समय अजमेर में, वॉक इन रेस्टोरेंट थे। अब तो वहाँ बहुत ढेर सारे बहुत बड़े बड़े होटल, बहुत बड़े बड़े बजट होटल, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट अब तो खुल गए हैं, लेकिन उस समय सिर्फ यही 2 थे, एक एलाइट और एक हनी ड्यू। इनमें भी लोगों ने जाना बंद कर दिया और ये दोनों भी बंद हो गए। सोफिया और सावित्री स्कूल वैसे तो अब चल रहे हैं, लेकिन इनकी रेपुटेशन पर इतना बड़ा दाग हो गया, इतना बड़ा धब्बा हो गया कि इन दोनों स्कूल्स की पुरानी ग्लोरी अब तक वापस नहीं आई है। ये दोनों रेस्टोरेंट भी शुरू हुए। अब वहाँ के रहने वाले बता सकते हैं, जो हमारे सुधी श्रोता वहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने कल कमेंट भी किए हैं, वही बता सकते हैं कि शायद ये दूसरे नाम से ये दोनों रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जहाँ पर लड़कियों को पहचाना जाता था, तलाशा जाता था, छांटा जाता था और फिर बाहर निकलते ही किसी गाड़ी में खींचकर फार्म हाउस ले जाया जाता था। संतोष गुप्ता आगे बताते हैं कि जिस दिन ये लड़कियों के फोटो को छापना पड़ा, उनका कहना है मजबूरी में छापना पड़ा। मैंने पहली बार वो फोटो नहीं दी थी, खाली खबर लिखी थी, तो लोगों ने कहा कि अरे साहब ये खादिम परिवार से कुछ चाहते होंगे, ब्लैकमेल करना चाहते हैं, पैसा मांग रहे होंगे, इनसे दुश्मनी हो गई है, कुछ इस तरह की बातें कह के उस खबर को खारिज कर दिया। तो मजबूरी में उन्हें अपने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए फोटो के फेसेस को ब्लर करके ये फोटो छापनी पड़ी थी। उनका कहना है कि जिस दिन ये फोटो छपी थी उसके तुरंत बाद के दिनों में, 3-4 दिनों में कई आत्महत्याएं लड़कियों ने की थी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन फोटोज़ में उन्होंने अपने आप को पहचाना हो, या उन्हें ये डर हो कि अगर और फोटो आगे छपेंगी, जैसा समाचार पत्र में लिखा था कि और छपेंगी तो मेरी और मेरे परिवार की बदनामी होगी, शायद इस डर से आत्महत्या कर ली। कल हमारी बहुत पुरानी सुधी श्रोता अलका भटनागर ने भी यही बात अपने कमेंट में लिखी है। आप उस कमेंट को पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है कि सोफिया और सावित्री की उस समय की पास आउट लड़कियों के शादी के प्रस्ताव इसलिए ठुकराए जाते थे कि ये इन दोनों स्कूलों की पढ़ी हैं और
पूरी संभावना है कि दरगाह के चिश्ती खादिमों ने इनके साथ गलत काम किया होगा। इसलिए साफ साफ कुछ लोग तो पता करने आते थे, कुछ प्राइमा फेसी ही ये प्रस्ताव ठुकरा देते थे कि नहीं साहब, आपकी लड़की सोफिया की पढ़ी लिखी है। अलका जी ने एक दूसरे कमेंट में बहुत ही व्यथित होकर लिखा है, अलका भटनागर जी ने, कि वो भी सावित्री स्कूल की पास आउट 78-79 में, इस घटना के बहुत पहले, और इस घटना के होने के पहले ही उनकी शादी भी हो गई थी, कि वो उन दिनों सबसे अच्छा लड़कियों का स्कूल था, पढ़ाई के लिहाज से भी और बाकी और डिसिप्लिन के लिहाज से भी वो सबसे अच्छा स्कूल था। जब 92-93 के बाद उसके बारे में ये सब अखबारों में छपने लगा, लोग चर्चा करने लगे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। ऐसा अलका जी ने अपने उस कमेंट में लिखा है। अब आज के सीरियल किलर की घटना। बात भोपाल से 150 किलोमीटर दूर उदयपुरा एक जगह है, छोटी सी बाजार है। वहां 2008 में देशी घी के कनिस्टर से लदी हुई एक ट्रक गायब हो गई। 2 दिन बाद ड्राइवर और क्लीनर का शव थोड़ी दूर पर पड़ा मिला। कई हफ्ते बाद ट्रक लावारिस हालत में भोपाल शहर के पास जंगल में एक सड़क के किनारे खड़ी मिली। उस पर न तो वो माल लदा हुआ था और न उसमें उसके टायर और ये सब खोल लिए गए थे, जो स्टेपनी होती है, और तमाम चीज़ें उसमें से गायब थीं, लेकिन माल उसमें नहीं था। 2009 में सावनेर, ये जगह है पूना में, वहां भी एक ड्राइवर और एक क्लीनर की लाश मिली। इन दोनों लाशों को किसी भारी वाहन के पहिए के नीचे कुचला गया था। बहुत दिन बाद इनकी पहचान हो पाई और ये पता लगा कि ये ट्रक लेकर निकले थे। उस ट्रक का भी कभी पता नहीं लगा। 2008 में उदयपुरा में जो घटना हुई थी उसका भी कभी पता नहीं लगा। कौन था माल इसका, यानी देशी घी कहाँ गया, ट्रक को वहां कौन छोड़कर गया। और इस बीच में 2009 से 2015 के बीच में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करीब करीब 10 ड्राइवर और क्लीनर की लाशें अलग अलग रोड्स पर मिली, जिनका कुछ पता नहीं लगा। ट्रक के मालिक परेशान, ट्रांसपोर्टर परेशान, जिसका सामान था वो परेशान, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई और इनमें से किसी घटना का पता नहीं लगा। बाद के दिनों में यह पता लगा कि 2010 से 2014 के बीच में ट्रक ड्राइवरों के लाश मिलने की जो घटनाएं हुई थी, पुलिस ने 5-6 लोगों के एक गैंग को पकड़ के उन्हें जेल भेज दिया। अदालत में जमानत अर्जी पड़ी, बहस हुई और अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उनकी जमानत कर दी। जैसे ही ये चारों पांचों बाहर निकले, दूसरे थाने की पुलिस उन्हें फिर ले गई और अपने यहां मिली हुई ड्राइवर गनर की लाश के संबंध में उनको जेल भेज दिया। वो फिर 6-8 महीने, जब तक जमानत की अर्जी पड़ती है, पुलिस की रिपोर्ट आती है, बहस होती है, तब अदालत फैसला सुनाती है, तो फिर साक्ष्य के अभाव में उनकी जमानत हो गई। ऐसे कुल 4 ड्राइवर क्लीनर की हत्या के आरोप में ये 5-6 लोग बंद हुए। एक में जमानत होती थी, दूसरे थाने की पुलिस उठा ले जाती थी, क्योंकि उन्हें वो केस खोलना होता था, क्योंकि अधिकारियों का दबाव होता था कि भाई क्या हुआ, अभी तक तुमने अपराधी नहीं पकड़े। बाहर आए फिर पकड़ के अंदर किया, फिर बाहर आए फिर अंदर किया। फाइनली 2014 के बाद 2014 में ये फाइनली उन 4-5 घटनाओं में
जिनमें ड्राइवर क्लीनर के हत्या किए हुए शव पुलिस को मिले थे, उनमें ये बाहर आ गए। 2014 में जब ये बाहर आए, उसके तुरंत बाद ही भोपाल और उसके 100 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में सितंबर 18 तक 23 और लाशें ड्राइवर और क्लीनर की मिली। भोपाल और उसके आसपास 100-125 किलोमीटर के दायरे में अखबारों में खबर छपती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे मालवाहक ट्रक थे जिन पर कोई न कोई, किसी में टायर लदा था, किसी में घी लदा था, किसी में चीनी लदी थी। ऐसे सामान जिनकी कीमत 2, 4, 6 लाख एक ट्रक सामान की हो सकती थी उस जमाने में। हालांकि ये बहुत दिन की बात नहीं है, 2014 के बाद की बात है। इतनी बड़ी संख्या में ड्राइवर्स और क्लीनर्स की लाश मिलने के बाद ट्रकर्स एसोसिएशन ने सारे पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन दिया कि साहब अब हद हो गई है, हम माल बुक करके भेजते हैं, 4 दिन बाद ड्राइवर और क्लीनर की लाश मिल जाती है, ट्रक भी गायब हो जाती है। आधे लोगों की ट्रक 10, 20, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर किसी सड़क के किनारे लावारिस मिलती थी, लेकिन सामान उसमें कुछ नहीं मिला, कभी नहीं मिला। सारे अधिकारियों ने अपने नीचे भेजना शुरू किया। आईजी को दिया, उन्होंने फौरन डीआईजी को भेज दिया। डीआईजी ने मार कर दिया, एसएसपी कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। एसएसपी ने एसपी सिटी को, अगर उनका इलाका है, उनको मार कर दिया, कृपया आवश्यक कार्रवाई कर अवगत कराएं। उन्होंने अगर सर्किल का है तो सर्किल अफसर को, सब डिविजनल पुलिस अफसर को भेज दिया, कृपया तत्परता से विवेचना कर अपराधियों का पता लगाएं। एसडीओ ओपी साहब, उन्होंने थानेदार को लिख दिया, प्रभारी निरीक्षक को, थाना अध्यक्ष को। ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचना में आप द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है, कृपया शीघ्रता से इस घटना का अनावरण करें। ये दरखास्तें आती रही और नीचे जाती रही, और नीचे वाला बहुत मोटी खाल का होता है। गैंडे की खाल भी इस मोटी खाल से शर्मा जाए, कोई असर नहीं पड़ता। आप सोच लीजिए, एक जिले में, वो भी स्टेट का कैपिटल हो, और उसमें भी 50 किलोमीटर के रेडियस में 23 लाशें ड्राइवर और क्लीनर की मिल जाएं, लेकिन कुछ न हो, जैसे ये घटना हुई ही नहीं थी। लेकिन इसी बीच 31 अगस्त 2018 को एक लोकल न्यूज चैनल के मालिक, जो बड़े व्यापारी भी हैं, लेकिन वहाँ का बहुत ही पॉपुलर लोकल न्यूज चैनल था, उनकी एक सरिया लदी हुई ट्रक लोड होने के बाद, यानी उसी रात में, जब वो निकली रात की, उसी रात में गायब हो गई। ड्राइवर क्लीनर के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए। मालिक को परेशानी हुई, टीवी चैनल के मालिक थे, उनके पास रिपोर्टर्स भी थे, सबने ढूंढना शुरू किया। 3 दिन बाद बिलखरिया के जंगलों में ड्राइवर और क्लीनर की लाश मिल गई। मुकदमा लिखा गया, 395 यानी डकैती और 302 यानी हत्या। लेकिन इस बार सभी प्रेस के लोगों ने, सारे जो वहां पर मीडिया के जितने रिपोर्टर थे, ये सभी मिलकर आईजी भोपाल श्री जयदीप प्रसाद के पास गए। और इस बार वो तैयारी से गए थे, क्योंकि उनके एक पत्रकार का अपना नुकसान हुआ था। उन्होंने साल भर के सारे ब्यौरे उस प्रार्थना पत्र में लिखे। फलां तारीख को फलां जगह ड्राइवर और क्लीनर की लाश, फलां ने शिकायत दर्ज कराई। फिर इस तारीख को इस तरह से करीब
20 घटनाओं का जिक्र अपने उस पत्रक में या अपने उस ज्ञापन में किया और यह भी लिखा कि इनमें से किसी भी घटना का अनावरण नहीं हुआ है। न तो हत्यारों का पता लगा और न ही ट्रक और उसके माल का पता लगा। जयदीप माथुर साहब को भी प्राइमा फेसी बात बहुत गंभीर लगी। उन्होंने फौरन एसएसपी भोपाल श्री लोढ़ा को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं ये जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, सारे प्रेस वाले आए हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन आपके पास भेज रहा हूँ, इसमें एक एसआईटी का गठन तुरंत करिए। साल भर में 20-20, 25-25 लाशें मिल रही हैं और आपकी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। एसएसपी ने कहा कि बिल्कुल, आज ही अभी मैं गठन करके बताता हूं। एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसका प्रभारी भोपाल के एडिशनल एसपी दिनेश कुमार कौशल को बनाया गया। उनके साथ कई तेज तर्रार इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, सिपाही जिनका क्राइम में इंटरेस्ट है या जिनके क्राइम में जिनकी अच्छी पकड़ और जिन्होंने अच्छा काम किया है, साथ ही साथ एक और महिला एडिशनल एसपी, भोपाल की तेज तर्रार उस समय की महिला एडिशनल एसपी बिट्टू शर्मा को भी लगाया गया। इन लोगों ने सरिया के ट्रक के मालिक से बातचीत करके कब चला, कहां से चला, कितने बजे चला, सीसीटीवी की तलाश करनी शुरू कर दी और मुकद्दर उनका अच्छा था, सीसीटीवी भी मिल गया, सीसीटीवी की फुटेज भी मिल गई। कौन कहां से चढ़ा, कौन कहां उतरा, कहां से ये गाड़ी गायब हुई, उसके आगे नहीं दिखाई पड़ी। बहरहाल उन लोगों ने उसके आधार पर, पहचान के आधार पर एक एक करके 8 लोगों को उठा लिया। जो आदमी पकड़ा गया उसका नाम प्रजापति, पूरा नाम भी मैं बताता हूं, उसका नाम था जयकरण प्रजापति। इसी की फोटो सीसीटीवी में फुटेज में आई थी। उसके साथ ही साथ तुकाराम बंजारा, जयकरण प्रजापति भोपाल का रहने वाला और तुकाराम बंजारा नागपुर का रहने वाला, और इनके साथ 5 और लोग पकड़े गए। पूछताछ शुरू हुई। तुकाराम और जयकरण प्रजापति ने बताया कि साहब, हम लोग तो सहयोगी हैं, असली आदमी या असली गैंग लीडर वो दूसरा है। और उन्होंने उसका नाम भी बता दिया कि उसका नाम है आदेश खामरा, जो भोपाल का ही रहने वाला है। पुलिस ने पूछा कहाँ मिलेगा या कहाँ कहाँ उसके अड्डे हैं। पुलिस ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। पहला अड्डा देखा, दूसरा अड्डा देखा, नहीं मिला। तीसरे अड्डे पर भोपाल के पास ही एक जगह है पिपलानी, वहां के एक ढाबे पर पहुंचते ही उसने बताया कि वो सामने बैठा हुआ है। पुलिस उतरी, सारी पुलिस, और उससे तुम कौन हो, क्या हो, उसने नाम बताया। बहुत ही सॉफ्टली, जेंटली वो बात करता रहा। एक बार पुलिस को ये भ्रम भी हुआ कि ऐसा लगता है कि इसने, प्रजापति ने फंसा दिया, गलत सूचना दी, ये आदमी हो ही नहीं सकता। इसी बीच में उस आदमी की नज़र गाड़ी पर बैठे हुए प्रजापति के ऊपर पड़ गई। जैसे ही उसने देखा कि जयकरण प्रजापति पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है, वो फौरन वहां से उसने भागना शुरू किया। इत्तेफाक ये कि एडिशनल एसपी बिट्टू शर्मा अपने 2 सिपाहियों के साथ होटल के पीछे बने हुए 2-3 कमरों में तलाशी ले रही थी और उन्हीं के सामने से ये निकलकर भागना इसने शुरू किया। आदेश खामरा ने
बिट्टू शर्मा महिला अधिकारी थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना रिफ्लेक्स होता है पुलिस में, उन्होंने अकेले ही उसका भागते हुए आदेश खामरा का पीछा कर लिया, जंगलों की तरफ जा रहा था। इसके पहले कि उनके जो सिपाही साथ में तलाशी ले रहे थे वो कमरे के बाहर निकलते और देखते कि उनकी एसपी भाग रही हैं किसी के पीछे, बिट्टू शर्मा ने उसे धक्का देकर गिरा लिया। न सिर्फ गिरा लिया, पकड़ लिया। 2 सिपाही भी आ गए, पकड़ के लाया गया। तब प्रजापति ने बताया कि साहब यही असली आदमी है और ये इसका नाम आदेश खामरा है। पुलिस उसको ले गई। आप समझ ही सकते हैं कि पुलिस ले गई होगी तो उसने क्या किया होगा। लेकिन इतना चालाक आदमी, बाद में श्री प्रसाद और श्री एसएसपी श्री लोढ़ा और जो दिनेश कुमार कौशल, इन्होंने बताया कि सामान्य आदमियों के आईक्यू से इसका आईक्यू ज़्यादा है। बहुत साफ बोलने वाला, पुलिस की पूरी जो कार्यप्रणाली है उसकी बड़ी अच्छी जानकारी, अदालती कार्रवाई और कानून की बड़ी अच्छी जानकारी है इसे। प्राइमा फेसी सभी लोग चकमा खा गए कि ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ड्राइवर और क्लीनर की हत्या करके सरिया वाली ट्रक लूट ले जाए। पुलिस ने जब खातिरदारी शुरू की, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू की, सारी श्रेणियां पार करने लगा। पुलिस को और भी कुछ करना पड़ा, उसको इमोशनली उस सतह पे लाना पड़ा कि वो कुछ बोले। जब उसने सही सही पता बता दिया, पुलिस उसके घर पहुंच गई। पता लगा उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनके बारे में पूरी बात पता करके जब पुलिस ने पूछताछ के दरमियान, क्योंकि वो सारी श्रेणियां डाक गया, कूद गया, जंप कर गया, बोला नहीं कुछ। जब बच्चों के बारे में बताना शुरू किया गया कि पत्नी के लाए जाने पर तो वो कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही बेटे का नाम लिया वो कहने लगा साहब उसे मत बुलाइए। और फिर उसी के नाम पर उस पर मानसिक रूप से इमोशनल उससे जब बातचीत उस लेवल पर आकर बातचीत की गई तो लगभग तीसरे चौथे दिन उसने अपनी वारदातें बतानी शुरू की। 5 फीट 7 इंच का ये आदमी, फिजिकली फिट, न तो ये साइकोपैथ था। श्री जयदीप प्रसाद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बताया कि एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि ये साइको किलर है या साइकोपैथ है। बहुत ही सामान्य व्यक्ति है, बहुत तेज है, बहुत अच्छी आईक्यू का आदमी है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। फिर ये बताया कि ये 47 में सियालकोट पाकिस्तान से अपने पिता के साथ भागकर यहाँ आया था और भोपाल से 15 किलोमीटर दूर मंडी द्वीप में इसने अपना एक घर बनाया। इसके पिता रिटायर्ड फौज के रिटायर्ड नायब तहसीलदार थे और इसने एक टेलरिंग शॉप खोल ली। इसकी टेलरिंग शॉप बहुत चलती थी। 10 इसने कारीगर यानी शागिर्द जिन्हें कहते हैं, असिस्टेंट्स कहते हैं या अंडर ट्रेनिंग कह लीजिए, वो भी रखे थे। अनिल ठाकुर इसका एक शागिर्द जो बाद में आगे बड़ा टेलर बन गया, उसने पुलिस को ये बताया कि मास्टर जी जादूगर थे। उसने कहा साहब ये बहुत ज़्यादा फीता वीता लगा के नाप नहीं लेते थे, एक बार आदमी को सिर से पैर तक देख लेते थे और असिस्टेंट से कहते थे नोट करो, बाँह, कॉलर, शर्ट की लंबाई, वेस्ट, सीना, कॉलर, सिर्फ देख के वो नाप लिखते थे। सामने वाला भी हैरान रहता था, लेकिन जब सिल के कपड़े देता था तो उसको हैरानी होती थी कि बिना
इंची टेप कहते हैं जिससे नापते हैं वो फीता, बिना इंची टेप के मास्टर साहब आपने कैसे इतनी सटीक नाप दे दी। इस कदर उसकी रेपुटेशन थी, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी अपने पिता गुलाब चंद खामरा से, जो इंडियन आर्मी में सार्जेंट थे, वो रिटायर हो गए थे, उनसे ना इत्तेफाकी होती गई। एक कारण और भी था कि शादी इसकी हो गई थी, पत्नी से भी बहुत अच्छी नहीं बनती थी। इसने एक दिन अपना सामान समेटा और अपने जो काम करने वाले थे उनसे कहा कि जाके अपना अपना काम शुरू करिए, अब मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँगा, मैं परेशान हो गया हूँ। वहाँ से सीधे ये पूना आ गया। पूना में फिर इसने एक टेलरिंग शॉप खोली, लेकिन ये शॉप बहुत नहीं चली। फिर ये अपना वो दुकान वहाँ से बंद करके नागपुर गया, वहाँ भी इसने कोशिश की लेकिन वो दुकान नहीं चली। भंडारा में भी इसने कोशिश की पर ये दुकान नहीं चली। 2007 में भंडारा में जब ये अपनी सिलाई की दुकान पर काम कर रहा था तो एक लोकल गुंडे ने, जो लोकल चौथ वसूलने वाले लोकल गुंडे ने इससे कपड़े सिलाए, और जब इसने पैसा मांगा तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे धमकाया भी। इसने पास पड़ी हुई एक ईंट से उसे इतनी जोर से वार किया कि वो वहीं पर गिर पड़ा। ये वहाँ से जब वो गिर पड़ा तो ये वहाँ से भाग आया। बाद में पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। और 4-5 हफ्ते की जेल के बाद ये फिर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इसे लगा कि अब मैं जहाँ भी दर्जी की दुकान खोलूँगा इस तरह के कोई न कोई लोग आके हमें परेशान करेंगे। उसने कहा कि जब ये जेल में था करीब करीब 4 महीने, इसकी वहाँ कुछ लोकल गुंडे जो लूट और चोरी ऑटो लिफ्टिंग करते थे उनसे मुलाकात हो गई। बाहर आने पर जब वो बाहर आए तो उनसे मिला और उनसे कहा कि कोई ऐसा काम बताओ कि रोजी रोटी भी चले और हम अच्छे से रह सकें, बच्चों का पेट पाल सकें। उन लोगों ने कहा इस समय ट्रक का सामान लूटने से बढ़िया कोई धंधा नहीं है। 2008 में उसने उदयपुरा में, जो 150 किलोमीटर है भोपाल से, वहां पर एक ट्रक को बीच में रोककर उससे कुछ इस तरह से मीठी चुपड़ी बात करके कहीं जाने के लिए, ड्राइवर अकेला था, क्लीनर नहीं था, ड्राइवर को मार दिया उन्हीं दोस्तों के साथ, और उसके बाद उसका सारा सामान लेकर भाग गया। बाद में इस सामान को उसने 8 लाख रुपए में बेच दिया। और 2008 की इस घटना का खुलासा 2018 में हुआ जब ये पकड़ा गया। तीसरा और चौथा जो उसका जो दूसरा और तीसरा मर्डर था वो मैंने बताया था सावनूर में था, पुणे में 2009 में। इसका किस्सा उसने बताया कि साहब इनको मार दिया और मार के इसे ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर के बीच की जो सीट होती है उसमें रख दिया कि आगे चल के कहीं जंगलों में फेंक देंगे। गैंग का दूसरा सदस्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उनमें से एक के लाश की का जो हाथ था वो बार बार उसके गियर बॉक्स के पास लड़ रहा था, जिससे चलाने वाले को अड़चन हो रही थी। इसने गाड़ी किनारे रुकवाई, उन दोनों लाशों को खींच के नीचे सड़क पर डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन दोनों लाशों को अच्छी तरह से कुचल दिया, कुचल के आगे निकल गया। जबकि ये ड्राइविंग नहीं करता था, इसके पास किसी तरह का कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
अगले 6 सालों के बीच में इसने लगभग 10 और ड्राइवर क्लीनर यानी 10 ड्राइवर और 10 या 8 क्लीनर 18-19 हत्याएं की। ये ज्यादातर हत्याएं महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र पुलिस ने अलग अलग थानों की 4-5-6 आदमी पकड़े, ट्रकर्स को ही पकड़े, केवल संदेह के आधार पर पकड़े, लेकिन ये भी उसमें गिरफ्तार हुआ, जिसके बारे में मैंने बताया कि 4 अलग अलग थानों की पुलिस, एक से जमानत होती थी, दूसरा ले जाता था, दूसरे से जमानत होती थी, तीसरा ले जाता था, लेकिन इसको सीरियल किलर या मर्डरर के रूप में पुलिस नहीं पेश करती थी कि साहब जिन लोगों ने ये लूट की है, गाड़ी की या सामान बेचा है, जिन लोगों ने इसकी हत्या की है, किसी उनमें से किसी की तरफ इंगित किया, या हो सकता है ये बता दिया हो पुलिस ने कि वो मुख्य आदमी फरार है, ये सब उसके सहयोगी हैं, इसीलिए हर बार उसकी जमानत हो जाया करती है। ऐसा एसएसपी भोपाल श्री लोढ़ा ने बताया 2018 में। लेकिन इन 4 सालों में इसने एक चीज में महारत हासिल कर दी। बार बार रिमांड के लिए 14 दिन के बाद रिमांड के लिए अदालत जाना, वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका गुनाह बताता होगा, कौन सी सेक्शन लगी हुई है, ये सब बताने से वो 4 सालों में 4 साल 9 महीने, ये सभी चारों 5-6 लोग थे, 4 साल 9 महीने थे। इसे केस डायरी क्या होती है ये पता था, चार्जशीट क्या होती है ये पता था, विटनेस, स्ट्रॉन्ग विटनेस और वीक विटनेस, चूंकि अदालत में जब पेशी होती है, गवाही गुजरती है किसी और की, तो ये सब चीज़ें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताता है, ये सब चीज़ें डिफेंस का लॉयर बताता है, वो ध्यान से सुनता था। उसको ये भी पता लग गया था कि अगर सुनवाई को डिफर कराना है, तारीख आगे में बढ़वानी है, महीने 2 महीने, तो उसके लिए क्या करना होगा। – 2014 में जब वो इतना परिपक्व होकर बाहर आया तो उसको ये लगा कि हमने जो क्राइम जिसके लिए वो पकड़ा नहीं गया था और जो क्राइम उसने नहीं किया था उसके लिए वो पकड़ा गया था, कि हम 6-6, 7-7 आदमी, पहली मर्डर में इन्होंने 8 लाख रुपए में माल बेचा, तो सबके हाथ 1-1 लाख रुपए या 90-90 हज़ार रुपये आए। उसने ये डिसाइड किया अब ये काम हम अकेले करेंगे। इसके पहले की सभी घटनाओं में कभी इन्होंने या इस गैंग ने लाश को गायब नहीं किया था, लेकिन इसने बैठ के इस सारी कोर्ट प्रोसीडिंग, पुलिस की प्रोसेस, ये सब जानने के बाद कि फंसोगे तभी जब कोई एविडेंस छोड़ोगे, इसे एक अदद आदमी की भी तलाश थी। इसने ये देखा कि जो गाड़ियां माल लेकर डिफरेंट जिलों को जाती हैं, ढाबे से वो पता कर लेता था कि ये फलां जगह जा रही हैं, ड्राइवर से पूछता भी था कि वापसी में क्या माल लेकर आओगे। ये उनको टारगेट करने लगा जिन्हें वापसी में खाली आना था, 50 किलोमीटर जाने के बाद या 100 किलोमीटर जाने के बाद उनको ये ल्योर करने लगा कि तुम्हारा मालिक ये लेके भेजा है इसने, वापसी में अगर तुम्हें कोई माल मिल जाए तो वो पैसा पूरा तुम्हारा होगा, तेल उतना ही लगना है, समय उतना ही लगना है, रास्ता वही तय करना है। ड्राइवर इस लालच में आ जाते हैं क्योंकि ऐसा वो करते हैं, बीच में सवारी बिठा लेंगे जिसका संज्ञान उसके मालिक को नहीं होता, उस ट्रांसपोर्टर को नहीं होता, और जैसे ही वो इसके झांसे में आ जाते थे, रास्ते में चाय या ब्रेड या कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाइयां मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता था, फिर अपने उस सहयोगी के साथ उसे लेके 10, 20, 50 किलोमीटर दूर जाता था, लाश को वहाँ किसी नाले में, किसी नाली में, किसी नदी में फेंक देता था ताकि इसकी रिकवरी जल्दी न हो, और जब रिकवरी हो तो ये पहचान में ना आए। (14 से सितंबर 18 तक मैंने बताया
जो जो पत्रकारों ने आईजी जयदीप प्रसाद साहब को सबमिट किया था, करीब करीब 23 मर्डर किए थे। एक एक मर्डर के बारे में उसने बताया। उसने एक बताया कि साहब एक मर्डर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भी किया था। मुझे एक व्यक्ति ने, जो ढाबों का संचालन करता था, एक व्यक्ति को मारने के 25,000 रुपये दिए थे और मैंने उसको मार दिया था। उसको छोड़ के सब इसने ड्राइवरों और क्लीनरों को ल्योर करके और उनके साथ उनकी हत्या करके बहुत दूर दूर ये लाशों को फेंकता था, ताकि पता न लगे, कोई एविडेंस न हो। कल को अगर पकड़ भी जाएं तो पुलिस ये ना जान पाए कि मैंने ही ये हत्या की थी। उसको जो साथी मिला उस समय, वो एमपी का रहने वाला, भोपाल का रहने वाला जयकरण प्रजापति था। ये उसे जेल में मिला था। उसने सबसे पहली हत्या उसने 2004 में की थी, जैसा उसने जेल में बताया था। आदेश ने उसको ये बताया कि हम सिर्फ 2 लोग मिलकर इस तरह से चेंज मोडस ऑपरेंडी में काम करेंगे। जयकरण प्रजापति ये ऑफर सुन के बहुत खुश हुआ। इन दोनों ने मिलकर, यानी जयकरण प्रजापति और सामरा ने मिलकर, आदेश खामरा ने मिलकर 12 हत्याएं की। और जब ये हत्या करता था तो ये कहता था, जोर से हंसता था कि आज मैंने इसको मोक्ष प्रदान कर दिया। ये रिकॉर्ड्स पे है, केस डायरीज में है, जो ट्रायल चल रहे हैं। इस बीच में जब उसकी पहचान हो गई और उसको पकड़ लिया गया, वही था प्रजापति, जिसके साथ इसने कुल 12 हत्याएं की थी और जिसने ये बताया था कि फला फला ढाबों पर इसके अड्डे हैं और जिसकी निशानदेही पर ये ढाबे पर पकड़ा गया था। 7 सितंबर 2018 को इसकी गिरफ्तारी हुई थी। बाकी लोगों की एक दिन पहले हुई थी। आज की घटना, 48 साल का ये सीरियल किलर, जिसका आईक्यू औसत से ज़्यादा था, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन का मास्टर था, चालाक था और पुलिस और अदालती कार्रवाई की समझ इसने डेवलप कर ली थी। पर शॉर्टकट से पैसा कमाने की लत ने पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 39 लोगों की हत्या की, 39। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ऐसे तमाम ड्राइवर क्लीनर्स की लाश, जो हत्या इन लोगों ने की थी, अलग अलग राज्यों की, क्योंकि ये 4 राज्यों में इसने कुल हत्याएं की थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में ये 39 जो घटनाएं हैं, इन 4 राज्यों की हैं। बहुत सी और घटनाएं हैं जिन्हें पुलिस ने लीपापोती करके ख़त्म कर दिया था। ऐसा इसकी बातचीत में पता लगा था। इसकी अपनी पत्नी इसकी जो है वो कागज़ के प्लेट बनाने का काम करती थी। बेटी इसकी वो उसकी उसमें कारीगरी, उसमें जो पेंटिंग होती है उसका काम करती थी। बड़ा बेटा एक नगर निगम में एक सुपरवाइज़र का काम करता था, जो 6-7 हज़ार रुपये हुआ था, लेकिन ये अपने बड़े बेटे से बड़ी मोहब्बत करता था। उसकी पत्नी शारदा बताती है कि ये सबसे लंबे समय के लिए तभी आए थे जब बड़े बेटे की शादी हुई थी। वो शादी में शामिल होने के लिए आए थे और 3 दिन तक रुके थे। अदरवाइज ये कभी रात में घर पर नहीं रुके हैं। उसका नाम था शुभम, इसके बड़े बेटे का। इसको जब बुलाने की, इसी के नाम को लेकर सेंटिमेंटली इससे बात की गई, तब टूटा। पिटाई से या श्रेणीबद्ध पूछताछ से ये बिल्कुल नहीं टूटा था। इतना अपने परिवार के नज़दीक था। पत्नी से इसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तीनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता था। लेकिन आईजी श्री प्रसाद बताते हैं
कि इसके परिवार में किसी को ये जानकारी नहीं थी कि ये इस तरह हत्याएं करता है। ये आके बताता भी था कि हमारी दुकान चल पड़ी है सिलाई वाली, टेलरिंग वाली, और घर वाले भी यही समझते थे कि जो कुछ ये पैसा घर पे देता है ये इसका मतलब है कि इसकी बहुत अच्छी दुकान या बहुत अच्छा बिजनेस वहाँ पर चल रहा है। बातचीत में उसने एक बार ये भी कहा कि अशोक खामरा, इसके पकड़े जाने से 10 साल पहले अशोक खामरा नाम के व्यक्ति को भी 10 ट्रक ड्राइवरों की हत्या के लिए जिम्मेदार माना गया था, पकड़ा गया था, लेकिन फिर ये फरार हो गया था पुलिस कस्टडी से। वाहवाही में इसने ये भी कहा कि वो मेरे चाचा थे, उन्होंने ही मुझे ये गुर बताए हैं। बाद में पुलिस का कहना था, बाद में जो टीम लीडर थे उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल गलत बात बता रहा है। वो जिस समय की बात बता रहा है उस समय में वो जेल में था या जो भी है, इसकी कभी उससे बातचीत नहीं हुई है, इस तरह की बात बताई गई। तो ऐसे व्यक्ति जो साइकोपैथ नहीं है, बहुत से सीरियल किलर्स, ये 17वां या 18वां सीरियल किलर है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे सीरियल किलर्स जिनको साइकोपैथ की संज्ञा दी गई, मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, मानसिक रूप से रोगी थे, लेकिन ये बिल्कुल मानसिक रूप से फिट आदमी था। सारी डिटेल जानकारी के बाद, मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ये साइकोपैथ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पैसे की लालच और लोगों को मारते समय इसका जुनून, उसने इतनी हत्याएं करा दी। आपके आस पड़ोस में ऐसे सिरफिरे हो सकते हैं। हालांकि अब पकड़ा ये भी सीसीटीवी से ही गया, लेकिन पुलिस के इनएक्शन की वजह से इतने लोगों की जान गई। कभी पुलिस ने ड्राइवर क्लीनर मरे हैं, अरे साहब अब इनका क्या पता ये कहाँ के हैं, झूठ बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, रंजिश होगी, दुनिया के किस्से पुलिस को आते हैं किसी मामले को टालने के लिए। वरना ये कैसे हो सकता है कि 2007 में घी से लदे हुए ट्रक का गायब हो जाना, ड्राइवर क्लीनर का पकड़ा जाना, और 2018 तक पुलिस को पता नहीं कि किसने किया। वो लोग जहां इन्होंने बेचा था वो भी पकड़े गए। इस केस में बहुत से लोग पकड़े गए और आज की तारीख में ये 29 मर्डर्स का ट्रायल फेस कर रहा है। 29 या 30 मर्डर्स का ट्रायल फेस कर रहा है। 2018 की बात है। बहुत से में इसको चार्ज फ्रेम करके चार्जशीट दे दी गई है और अब धीरे धीरे इसका ट्रायल शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सीरियल किलर का भी वही हश्र होगा जो इसके पहले वालों का हुआ है। साक्ष्य के अभाव में अव्वल तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही छूट जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ज़्यादातर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा होती है क्योंकि सबसे इंटरेक्शन, सारे गवाहों का सीधा इंटरेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में होता है। इसके बाद किसी कोर्ट में कोई गवाही नहीं होती। जज जो ऊपर बैठा हुआ है वो भले साक्ष्य न हो, लेकिन वो बातचीत में, गवाही में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, चीफ में, इन सब की बातचीत से उसे अंदाज़ा लग जाता है कि अपराधी कौन है या किसने क्या अपराध किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भले इसको 1-2 मामलों में सज़ा हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ये सब किसी जेल में बंद होकर आजीवन कारावास का मौज ले रहे होंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।